जड़ तक जाएंगे और समझेंगे। तो होता क्या है डायबिटीज, तो डायबिटीज को आज हम लोग समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। जैसे मान के चलिए एक डेटा मैं लेके आया, तो जो मैं बात बोल रहा हूँ कि इससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, तो बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। अगर बात करें इंडिया इमर्जिंग इमर्जिंग थ्रेट, तो टोटल अगर बात करें 7.3 लोग, एक मिनट, 7.3 यानी अगर बात करें 69.2 मिलियन ऑफ इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन है डायबिटीज। ये बहुत बड़े मतलब मान के चलिए मेजर रिस्क है कि पूरे जो एडल्ट जो पॉपुलेशन है उसमें से 7.3% लोग कहीं ना कहीं डायबिटीज से ग्रसित हैं। और उसमें से अगर बात करें 10.3% लोग क्या ना प्री डायबिटिक स्टेज में जा चुके हैं, यानी उनको आने वाले भविष्य में डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी। 47.3 पीपुल विद डायबिटीज आर अनडायग्नोज। अगर इनमें बात करें 47.3 लोग क्या कभी अपना डायबिटीज उन्होंने चेक ही नहीं कराया। और 47.3 लोगों को अगर चेक कराया जाए तो मैं गारंटी बता रहा हूँ 15% लोग कहीं ना कहीं डायबिटीज से ग्रसित होंगे। तो ये डेटा जो हम लोग लेके आए हैं, सबसे कम जो लोवेस्ट है मिजोरम में, क्योंकि पहाड़ी एरिया वहां के लोग क्या करते हैं कि चाल फिर बहुत ज्यादा करते हैं। हाईएस्ट इन त्रिपुरा है, सबसे ज्यादा त्रिपुरा में इन द नॉर्थ ईस्ट अगर बात करें। और 11.2% जो है इन अर्बन एरिया से यानी शहर के, और 5.2 लोग जो है 5.2% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गांव 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 रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और उनको डायबिटीज है। अब उसके बारे में बात करें, सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें तो एक आम खाने में एक जो हम लोग का बैलेंस डाइट होता है उसमें ये 6 बेसिक तत्व हमेशा होते हैं या होने भी चाहिए। आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, फाइबर्स होना चाहिए और पानी होना चाहिए। ये 6 बेसिक एलिमेंट्स में एक बैलेंस के रूप में होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट हमारे जो भोजन से इतना होना चाहिए, फैट इतना होना चाहिए, प्रोटीन इतना होना चाहिए, मिनरल्स इतना होना चाहिए। ये सारी चीजों को जो बैलेंस करके हम लोग अपने डाइट में शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो खाना हमारा एकदम दवा की तरह काम करता है। लेकिन आज हो क्या रहा है कि हम लोग ये जो पूरा ग्राफ है इसमें देखेंगे पिरामिड के रूप में बना हुआ है कि इसमें दिख रहा हो क्या, स्क्रीन नहीं चली गई क्या? क्या स्क्रीन दिख रही है सभी को? 1 मिनट, जस्ट 1। नेट कनेक्शन के कारण वो, क्या सभी लोग को स्क्रीन दिख रही है फिर से? हम्म। 1 मिनट। जब भी डायबिटीज की ट्रेनिंग होती है तो ये टेक्निकल इशू जरूर आता है। मैं इसके पहले भी डायबिटीज की ट्रेनिंग किया था तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। जब भी बीच में स्क्रीन चली जाए तो आप मैसेज के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब आ रही स्क्रीन? क्या सभी लोग को स्क्रीन आ रही? चलिए।
तो इस बैलेंस को हमारा होना चाहिए, जिसमें चीनी और फैट ये सारी चीजें जो है आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन में, इसको कम मात्रा में खाना है। वसा, तेल, चीनी, नमक और को कम मात्रा में खाना है। मीट, अन्न, मांस पदार्थ हो, इसको अगर बात करें पूरे दिन में 2 या 3 बार हम लोग ले सकते हैं। फल या सब्जियां पूरे दिन में 2 बार इनका सेवन करना है और भरपूर मात्रा में सेवन करना है। चावल या इससे जुड़े खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 5 से 7 बार। अगर हम बात करें इस जो है चीजों को हमें जो पिरामिड दिया हुआ है इसके हिसाब से हमें इनटेक करेंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं होगी। अब देखेंगे कि आदमी को 2 तरीके की भूख लगती है। एक नॉर्मल भूख होती है, यह भूख धीरे धीरे लगती है। इसमें आप किसी भी तरह का हेल्दी खाना खाने के लिए तैयार रहते हैं, जब पेट भर जाता है तो आप खाना बंद कर देते हैं। दूसरा है आपका इमोशनल भूख, यह भूख अचानक लगती है। इसमें ज्यादा फैट और शुगर वाला खाना खाने का मन करता है, पेट भरा होने के बावजूद भी खाने की इच्छा होती है। जैसे आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है तो कहता है ना, चलो लाओ मिठाई खाते हैं, लाओ कुछ कर। जब बहुत ज्यादा टेंशन में होता है तो आदमी लगातार 2-2 3-3 कप कॉफी पी जाता है या बहुत सारी ऐसी चीजें इंटेक कर जाता है जो उसको नहीं लेना चाहिए। यानी इमोशन के कारण जो भूख लगती है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल हो रही है। अब डायबिटीज की ट्रेनिंग करने से पहले हमें 3-4 बेसिक चीजों को समझ लेना होगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो इसमें डॉक्टरों ने क्या किया, एक जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ इंटेक करते हैं, खाते हैं, तो इन सबका एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसीमिया में शुगर, ग्लूकोज, इंडेक्स का मतलब एक मात्रा। तो यानी हर भोजन में कोई ना कोई एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी निर्धारण कर दिया गया। वो किस रूप में किया गया कि वो खाद्य पदार्थ जिसको हम लोग इनटेक करने पर तुरंत ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा देते हैं, यानी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसे भोजन को हाई ग्लाइसीमिक के कैटेगरी में रखा गया है। और वो खाद्य पदार्थ जिसको हम लोग इनटेक करते तो धीरे 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 हमारे ब्लड में शुगर का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, यानी बॉडी में डिसॉल्व होते हैं धीरे धीरे। इन खाद्य पदार्थों को लो ग्लाइसीमिक कैटेगरी में रखा गया है। तो आज होता क्या है कि हम लोग पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार समझ लेते हैं कि होता क्या। जैसे ही हम लोग अपने भोजन का एक निवाला हम लोग डालते हैं तो वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यानी लार ग्रंथियां एक्टिव होती हैं, वो धीरे 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 हमारे इसोफेगस से होते हुए आमाशय में जाता है। आमाशय में सीएल के साथ वो मिक्स होता है, फिर धीरे से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। उसके बाद तुरंत जो है हमारा जो बाइल सिस्टम है वो क्या करता है, हमारे पैंक्रियास को मैसेज देता है कि भैया भोजन पहुंचा हुआ है, अब क्या करो, आप इंसुलिन रिलीज करो। अब भोजन में अगर ये चेक करेगा कि ज्यादा ब्लड शुगर लेवल है तो उसी प्रकार से इंसुलिन का सिक्रेशन करता है और बहुत सारी ऐसी चीजें वो करता है। लेकिन होता क्या कि जो हमारा खाना है और खाना जिस प्रकार से हम लोग का परिवर्तन हो चुका है समय समय के अनुसार पे, तो हो क्या रहा है कि आज हम लोग हाई ग्लाइसीमिक फूड बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं। जिसके कारण होता क्या है कि बार बार मैसेज जाता है जब हमारे पैंक्रियास को, और बार बार वो इंसुलिन का सिक्रेशन भी करता है, तो वो वीक पड़ जा रहा है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? अरुण सर का मैसेज आ रहा है, क्या आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है सर। अरुण सर एक बार अपना वो चेक कर लीजिएगा। तो वैसे आप समझिएगा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया कि हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या है, लो ग्लाइसेमिक फूड क्या है। यानी वो कोई भी खाद्य पदार्थ आप जैसे ही आप मान के चलिए गूगल में डालेंगे कि मैदे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है, तो तुरंत उसमें निकल के आ जाएगा हाई है या लो है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि अगर किसी भी पेशेंट को हमें कौन सा खाना देना है, उसके प्रकार से हम उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स गूगल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अगर 50 से 55 के बीच में है तो वो लो ग्लाइसेमिक की कैटेगरी में आता है। 55 से 69 के बीच में है तो वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका। अगर 70 या 69 से वो ज्यादा है तो वो हाई ग्लाइसेमिक फूड में आता है। तो होगा क्या कि जैसे हम किसी पेशेंट को डील करते हैं तो सबसे पहले उसका खाना हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके खाने को परिवर्तन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले वो क्या क्या खा रहा है और खाने के हिसाब से हम लोग उसका डाइट जो है कन्वर्ट कर देंगे। कि कहीं वो दवा भी ले रहा है, कहीं वो सारी चीजें फॉलो भी कर रहा है, टहल भी रहा है, मगर क्या कर रहा है, वो भोजन में हाई ग्लाइसेमिक फूड इंटेक कर रहा है।
तो हो गया क्या कि इधर से तो हम लोग दवा कर रहे हैं, मगर बॉडी में हाई ग्लाइसीमिक फूड लेने की वजह से बॉडी को और ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका एक डाइट चार्ट बना सकते हैं। डाइट चार्ट के अनुसार वही उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स चेक करेंगे कि पोहे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है, कद्दू का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है, बैगन का कितना है। तो उसी प्रकार से हम उसकी सब्जियां, उसका खाना और बहुत सारी ऐसी चीजों में परिवर्तन कर सके। तो एक प्रकार से हम उसका डाइट चार्ट भी बना सकते हैं किसी भी डायबिटीज पेशेंट का। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आलू क्यों बंद करा देते हैं, कद्दू क्यों बंद करा देते हैं। तो आज आप इस बात से समझ लीजिए कि आप जब चेक करेंगे आलू का ग्लाइसीमिक इंडेक्स, तो आपको पता चल जाएगा कि वो हाई होता है। मैदे को अगर बात करें तो उसमें भी बात करें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं का अगर चोकर निकाल दिया गया, ऊपरी परत अगर निकाल दी गई है, पूरी तरह से जो आपका जो आटा है वो एकदम व्हाइट है, तो समझ लीजिए वो प्लेन आटा है, उसका भी कोई भी उसमें फाइबर नहीं है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। अब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे ही हम उसको अपनी बॉडी में डालेंगे, तो तुरंत हमारे ब्लड के शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। क्या यहां तक सभी को ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात समझ आई? चलिए, तो अब मान के चलिए आप किसी भी पेशेंट के पास जाएं, चाहे वो वेट लॉस करना चाह रहा हो, चाहे वो डायबिटीज का चार्ट बनाना हमें है, तो सबसे पहले हम उसके भोजन में भी परिवर्तन कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है सभी को? तो हम अब बात करते हैं, हम लोग सबसे पहले पैंक्रियाज को भी समझ लेते हैं। जो दूसरा फंक्शन है, तो पैंक्रियाज एक बात करते हैं, इसके दो फंक्शन होते हैं। पैंक्रियाज क्या सभी को पता है? ये जो येलो कलर का दानेदार दिख रहा है ना नीचे स्क्रीन में, जो लीवर के जस्ट नीचे लगा हुआ है, इसी को हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। अब इसके दो काम है, एक तो एक्सोक्राइन फंक्शन है, दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन है। तो एक्सोक्राइन फंक्शन क्या करता है? द पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस एंजाइम दैट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पैंक्रियाज का सिंपल सा रोल है कि भैया वो डाइजेस्ट, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पूरी तरह से एक्सोक्राइन फंक्शन करता है, वो भी स्मॉल इंटर, छोटी आंत में। दूसरा है आपका एंडोक्राइन फंक्शन। द पैंक्रियाज आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स इंक्लूडिंग, भैया स्क्रीन में प्लीज कोई मत लिखिए, नहीं मीटिंग से हटा दिया जाएगा। फ्लो में जब चीजें चल रही होती है उसमें डिस्टर्ब होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो हमें इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है, द पैंक्रियाज आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन इंक्लूडिंग इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन which help to regulate blood sugar level। वही मान के चलिए, पैंक्रियाज क्या करता है, एक हार्मोन्स निकालता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं, और ग्लाइकोजन भी निकालता है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। अब इंसुलिन क्या है ये भी समझ लेते हैं, जो सबसे बड़ा हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, इंसुलिन इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, इसके आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। ये हमारे या यकृत, मांसपेशियों और वसा ऊतकों में कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज लेने और इसे ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने का कारण बनता है, जिससे यकृत मांसपेशियों में संग्रहित किया जा सकता है। इंसुलिन वसा को ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करने से भी रोकता है। इंसुलिन की अनुपस्थिति में या तो ऐसी स्थितियों में जहां इंसुलिन कम होता है, ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है और शरीर ऊर्जा के रूप में वसा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। इंसुलिन शरीर की अन्य प्रणालियों को भी नियंत्रित करता है और शरीर की कोशिकाओं द्वारा अमीनो एसिड के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इसके अलावा पूरे शरीर पर इसके कई अन्य एनाबॉलिक प्रभाव होते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन को अगर बात करें, हम लोग ऐसे देसी भाषा में समझे कि हमने भोजन किया, भोजन में चारों कंटेंट होंगे, फाइबर होगा, फैट होगा और आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। तो क्या करता है, जैसे ही वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हुआ, जैसे ही हम लोग इनटेक किए, तो हमारे जो पैंक्रियाज को मैसेज जाता है कि भाई साहब ने खाना खाया है, अब आप निकलो। इंसुलिन पैंक्रियास सिक्रीज करता है, जैसे सिक्रीज करता है तो क्या करता है कि हम लोग जितना भी भोजन में एक्स्ट्रा शुगर खाए हुए हैं, तो क्या करता है, उसको पूरा समेट के ले आता है, और समेट के लेने के बाद पूरी बॉडी में इकट्ठा कर देता है, जो आप देख रहे हैं कि दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। अब
क्या किया, जितना भी बढ़ा हुआ शुगर, शुगर का मतलब क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को बॉडी सबसे पहले क्या करती है, ग्लूकोज का मीन्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोग की बॉडी का प्राथमिक ऊर्जा का केंद्र होता है। जो भी हम लोग चाल फेर करते हैं दिन भर, वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही हम लोग एक्टिवली, जो हमारी ऊर्जा खर्च होती है वो बॉडी में इकट्ठा कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती है, इसलिए सबसे ज्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। दूसरा अगर बात करें, हमारी बॉडी में जो है जो द्वितीयक ऊर्जा का केंद्र होता है वो होता है आपका फैट। अब हुआ क्या, जैसे ही हम लोगों ने भोजन किया तो पैंक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज किया। आपने कभी देखा होगा कि जब भी कभी बाढ़ आती है नदी में, तो आप नोटिस करेंगे जितना भी कचरा होता है उसको समेटते हुए ले आती है और आजू बाजू उसको जो है सेट कर देती है, जितना भी कचरा होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया, तुरंत पैंक्रियाज से इंसुलिन निकला। इंसुलिन क्या करेगा, जितना भी ब्लड में शुगर लेवल है उसको, जो एक्स्ट्रा है, उसको बाउंड किया, और बाउंड करके समेट के क्या करेगा, पूरी बॉडी की मांसपेशियों में उसको इकट्ठा कर दिया। अब इकट्ठा कर दिया तो बॉडी को जो भी काम धाम करना है वो उसी ऊर्जा से करती है। अब होता क्या है, अब जब किसी को डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है तो क्या करता है कि दो कंडीशन उसमें होती, वो भी हम लोग आगे समझेंगे। ये आप देख रहे होंगे इसमें जो मान के चलिए पांचवी लाइन में, पांचवी लाइन में आप पढ़ेंगे कि ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित नहीं होता है और शरीर ऊर्जा के रूप में वसा का प्रयोग करना चालू कर दिया। अब जब किसी भी पेशेंट को आप देखेंगे, जब डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है तो क्या करता है, दो कंडीशन में, एक तो इंसुलिन का कम निकलना, तो उसको डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा जो सबसे ज्यादा हो रहा है। दूसरा, बार बार इंसुलिन निकलने की वजह से जो हमारी कोशिकाएं होती हैं ब्लड की और बॉडी की, वो बाउंड नहीं कर पाती कि बार बार तो ये आ जाता है इंसुलिन, इसको मैं कब तक जो है अपना ब्लड का जो एक्स्ट्रा शुगर है वो दूं। तो वो क्या करते हैं, रजिस्ट कर जाते हैं, वो बाइंड, अपना जो ग्लूकोज है उसको बाइंड नहीं करते ताकि वो समेट के ले आए। तो इस कंडीशन में होता है कि बॉडी को तो काम करना ही है। तो बॉडी को जब मान के चलिए कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी में जो फैट इकट्ठा है उसको प्रयोग करना चालू कर देती है। इस कंडीशन में होता क्या है कि आप नोटिस करेंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो डायबिटीज के कारण थोड़ा हेल्दी थे, और पहले हेल्दी थे, लेकिन जब उनको डायबिटीज मेलाइटिस हो गया तो क्या हुआ कि उनकी बॉडी ढलना शुरू हो गई, वेट लॉस बहुत तेजी से होना शुरू हो गया, क्योंकि बॉडी हमारे जो बॉडी में जो फैट इकट्ठा था उसी को इस्तेमाल करना चालू कर। क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ इंसुलिन के बारे में? क्या यहां तक क्लियर है सभी को? तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो डायबिटीज अब समझिएगा। डायबिटीज इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर characterized by the chronic hyperglycemia associated with disturbance of carbohydrate, fat, and protein metabolism due to absolute or relative deficiency in the insulin secretion or action। यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वही जो मैंने बताया कि जो भी खाना खाते हैं उसको ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करना, ये मेटाबॉलिक कहलाता है। तो उसी का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी उसमें कहीं ना कहीं जो है डिस्टरबेंस पैदा हो गया है। कैरेक्टराइज बाय क्रॉनिक हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर का मीन्स ज्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का ज्यादा होना, एसोसिएटेड विद द डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिक, जो हमारे डाइजेस्ट होना था, बॉडी को जो एक्चुअल उसके साथ वर्क करना था, वो वर्क का सही तरीके से ना कर पाना ही डायबिटीज मेलाइटिस कहलाता है। अब इसके लिए दो कंडीशन है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिफिशियंसी इन इंसुलिन। यानी हमारे जो इंसुलिन की या तो एक भी सिक्रेशन नहीं हो रहा है, या तो कम सिक्रेशन हो रहा है, या तो एक्शन लेने में प्रॉब्लम आ रही, जिसके कारण डायबिटीज होता चला जा रहा है। तो डायबिटीज कॉजेज लॉन्ग टर्म डैमेज, डिसफंक्शन एंड फेल्योर ऑफ वेरियस ऑर्गन। तो डायबिटीज के कारण कोई नहीं जाता डायबिटीज बीमार, लेकिन होता क्या, डायबिटीज के कारण बहुत सारे हमारे जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, चाहे किडनी का फंक्शन हो, चाहे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन हो, यानी हार्ट से रिलेटेड,
उनमें प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देता है। आप मोस्टली आप सुने होंगे डायबिटीज के पेशेंट को बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज के पेशेंट को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों होती है उसको भी हम लोग आगे समझेंगे पूरा डीप स्टडी करके। तो डायबिटीज मेलाइटिस ये आया कहां से? तो डायबिटीज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड शिफॉन एंड implies that a lot of urine is made। ये ग्रीक वर्ड शिफॉन से आया, इसका मतलब क्या है कि बार बार यूरिन बनना। शिफॉन का मतलब यही होता है। द सेकेंड टर्म मेलाइटिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेल which means honey and was used because the urine was sweet। यानी जो मेलाइटिस वर्ड है इसका मतलब है, लैटिन वर्ड से आया है कि पेशाब में जो है शुगर, पेशाब में जो है मीठापन रहना, ये कहीं ना कहीं मेलाइटिस वर्ड का है। तो यानी डायबिटीज मेलाइटिस को अगर मिक्स कर दें तो यही मतलब होता है कि यूरिन बार बार जाना और यूरिन में हनी होना यानी मिठास होना। अब डायबिटीज इन इंडिया, तो सबसे पहले आईसीएमआर ने सर्च किया था। आईसीएमआर ने क्या किया था? नेशनल डायबिटीज स्टडी, इंडिया करेंटली 63 मिलियन पीपुल विद डायबिटीज। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि 63 मिलियन लोग कहीं ना कहीं इंडिया में डायबिटीज से ग्रसित हैं। इंडिया रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायबिटीज पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। यानी हम लोग चाइना के बाद दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। दिस इज सेट टू इंक्रीज ओवर 100 मिलियन बाई 2030। यानी 2030 तक हम लोग 100 मिलियन तक क्रॉस कर गए। और अगर हम लोग नेटवर्कर ठान लेते हैं कि जिन लोगों को भी डायबिटीज है उसको ये ट्रेनिंग दे के उसको पूरा जो है डायग्नोस करके उसके जो है भोजन को चेंज करा के उनके दैनिक दिनचर्या को चेंज करा के ये अगर करते हैं तो हम लोग इस जो यहाँ पे 100 मिलियन का जो आंकड़ा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा जो डायबिटीज होता है, जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज होता है, वही डायबिटीज मेलाइटिस। अब टाइप 1 टाइप 2 क्या है? तो मेजरली अगर बात करें दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, होते तो कई सारे हैं लेकिन जो मेजरली है वो दो प्रकार के डायबिटीज होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि भैया हमारा जो इंसुलिन है वो निकलता ही नहीं है। एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी ड्यू टू आइसोलेट सेल डिस्ट्रक्शन। या तो हमारे इम्यून सिस्टम के कारण या जो हमारा आइसोलेट सेल डिस्ट्रक्शन के कारण क्या करता है, जो हमारा पैंक्रियाज होता है वो एकदम फंक्शन नहीं करता, इंसुलिन को निकालता ही नहीं है। अब इंसुलिन नहीं निकालेगा तो ब्लड में जो भी हम लोग भोजन में कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा लिए हैं तो उसको समेट के ले नहीं पाता। तो ऐसे पेशेंट क्या करते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं कि बाहर से इंसुलिन लेने के लिए। दूसरा अगर बात करें रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी ड्यू टू इम्पेयर्ड बीटा सेल्स फंक्शन, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है टाइप 2 में कि हमारा जो इम्पेयर्ड बीटा सेल्स फंक्शन, यानी जो हमारा पैंक्रियाज होता है उसको उसके अंदर बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इम्पेयर्ड बीटा सेल्स यानी वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, जिसके कारण जितनी मात्रा में हमारा इंसुलिन निकलना चाहिए उतनी मात्रा में इंसुलिन नहीं निकलता है, तो इसलिए ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाता है। मार्क्ड पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस, अब बार बार हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, बार बार हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका हाई है वो फूड खा रहे हैं, तो होता क्या कि बार बार इंसुलिन निकलने की वजह से जब तुरंत ब्लड में घोल देते हैं तो हमारी जो सेल्स होती हैं जो बाउंड करती हैं वो इसको रजिस्ट कर जाती है कि भैया मैं बार बार वर्क नहीं करूंगी, मैं इंसुलिन बार बार आ जाता है, मैं कब तक इसको ग्लूकोज अपना ट्रांसफर करती रहूंगी। इस कंडीशन में जब रजिस्ट कर जाती हैं तो उसका ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ पाया जाता है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है टाइप 1 टाइप 2? अब टाइप 1 में बात करें वही चीज जो मैंने बताई है कि इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाज बीटा सेल्स, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें। और पहली कंडीशन ये है, दिस इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी विद द एंटीबॉडी और डायरेक्ट, यानी वही जो और डीपली इसमें दिया हुआ है कि हमारी जो बीटा सेल्स हैं वो पैंक्रियाज का जो है पैंक्रियाज से जो है इंसुलिन का सिक्रेशन बिल्कुल भी नहीं करती है, जिसके कारण ऐसा पेशेंट क्या करता है कि बाहर से इंसुलिन लेता है, इंजेक्शन के रूप में लेता है। और मोस्टली इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। अक्सर ये हमारे ही इम्यून सिस्टम के कारण ऐसा हो जाता है कि एक भी उसमें इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज में वही है कि मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डू नॉट बाइंड विद द स्पेशल रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस, यानी वही हमारे इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं हमारे सेल के वो बाउंड नहीं करते हैं,
जिसके कारण वो समेट के नहीं ले आ पाता। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रेशन, यानी हमारे कहीं ना कहीं जो है इरेगुलर अमाउंट ऑफ इंसुलिन, जितना हमारी बॉडी को इंसुलिन चाहिए होता है उस प्रकार से वो देता नहीं है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड का शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ होता है। इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ये थोड़ा सा स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, ये सारी चीजें ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का दिया हुआ है। पहले नंबर पे दिया हुआ है, ये सामने क्या सभी लोग को दिख रहा है? स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इन फूड टू ग्लूकोज, यानी ये वही चीज जो मैंने बताया कि जो हमारा भोजन है, जो भी हम लोग इनटेक करते हैं, तो आमाशय से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या है कि ये हमारे जो भोजन में जितना भी मान के चलिए कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाएं उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब दूसरे नंबर पे दी हुआ ग्लूकोज इंटर द ब्लड स्ट्रीम। अब वही ग्लूकोज क्या करता है कि हमारे जो हमारा ब्लड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जब गुजरता है तो क्या करता है, वही ग्लूकोज उसी ब्लड में घोल दिया जाता है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही हमारे पूरे ऑर्गन को सप्लाई पहुंचती है न्यूट्रिशन की। अब तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ, तुरंत जैसे ही ब्लड में शुगर घुला, ग्लूकोज घुला, तो होगा क्या कि तुरंत हमारा जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स है वो हमारे इंसुलिन सिक्रेशन के रिस्पॉन्स के लिए मैसेज दे देता है। यानी गैस्ट्रिक हार्मोन प्रमोट इंसुलिन सिक्रेशन इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज, की भैया ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, अब क्या करो इंसुलिन निकालो। ये पैंक्रियास को मैसेज देता है, कौन, हमारा गैस्ट्रिक हार्मोन्स। चौथे नंबर पे दिया हुआ है कि द पैंक्रियास प्रोड्यूसेस इंसुलिन बट इन टाइप 2 डायबिटीज द बॉडी रेजिस्टेंस टू इट्स इफेक्ट। यानी टाइप 2 डायबिटीज वालों के साथ क्या करता है कि निकला तो इंसुलिन, बट हुआ क्या कि हमारा जो है बॉडी का जो वो था ना, इसके लिए रजिस्ट कर गया, उसको मतलब मना ही कर दिया कि मैं अपना जो ब्लड में शुगर का वो है मैं उसको बाउंड नहीं करूंगा। और बाउंड करने के कारण क्या होता है, उसी ऊर्जा को फिर बॉडी इस्तेमाल करना चालू कर देती है। पांचवें नंबर पे है ग्लूकोज इज अनेबल टू इंटर द बॉडी सेल्स इफेक्टिवली। वही ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से नहीं वो हो पाता, इंटर हो पाता, जिसके कारण ब्लड में ही वो घूमता रहता है। इसी कारण जब ब्लड से चेक कराते हैं तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है। ग्लूकोज बिल्ड अप इन द ब्लड स्ट्रीम डैमेजिंग ब्लड वेसल। अब ये क्या करता है कि जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है हमारे ब्लड के वेसल में, ये क्या करता है, ये ब्लड का सिस्टम क्या करता है, जैसे ही हार्ट के पास पहुंचता है तो बढ़ा हुआ शुगर लेवल क्या करेगा, ग्लूकोज की मात्रा उसमें ज्यादा है तो वो हमारे जो हार्ट के फंक्शन है, जो आर्टरीज है, उसको ये क्या करता है, कहीं ना कहीं डैमेज करता है। इसीलिए देखेंगे कि शुगर के पेशेंट को कहीं ना कहीं हार्ट का पेशेंट बनने में देर नहीं होती है। और अधिकतर जो मान के चलिए जितनी भी मौतें वो कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है। आने वाले समय में जब जिनको भी डायबिटीज हो जाता है वो आने वाले समय में हार्ट के पेशेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी ब्लड में कहीं ना कहीं उनका ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है। अब यहाँ पर अंतर है दोनों में। ये आप चाहें इस वही चीजें मैंने बताई है कि ये जो टाइप 1 डायबिटीज है ये अर्ली एज में होता है, यंग एज में होता है, इसी वजह से इसको जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं और जल्दी ये पहचान में नहीं आता। और होता क्या कि नॉर्मल बीएमआई होता है, ऐसे लोगों का वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होता, नॉर्मल फिट एंड फाइन दिखते हैं। नो इमीडिएट फैमिली हिस्ट्री, इनके फैमिली हिस्ट्री में भी कुछ देखेंगे, जस्ट मान के चलिए माँ बाप या दादा दादी में भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम, तुरंत ही मान के चलिए कुछ ही वीक का ही सिम्टम होता है, बहुत लॉन्ग टर्म से नहीं चलता। कैन प्रेजेंट विद डायबिटीज कोमा, ये टाइप 1 की मैं बात कर रहा हूँ। डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, यानी वही जो मेटाबॉलिक है, जो हमारी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, इसी को डायबिटीज कीटो एसिडोसिस कहते हैं। इंसुलिन रिक्वायर्ड, ऐसे पेशेंट को हमेशा इंसुलिन अपने जेब में रख के चलना पड़ता है, सुबह शाम इंसुलिन की डोज लेनी पड़ती है क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बनी रह जाए। टाइप 2 डायबिटीज में मिडिल एज भी होता है और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण होता है, गचर पचर लगातार खाने की वजह से होता है। और ये यूजुअली ओवरवेट एंड ओबीज, ऐसे पेशेंट आप देखेंगे कि पहले वो मोस्टली ओवरवेट थे, ओबीज थे। फैमिली हिस्ट्री में कारण भी ऐसा हो जाता है। सिम्टम में भी प्रेजेंट फॉर मंथ एंड ईयर, इनके जो सिम्टम होते हैं कई साल के पहले ये बॉडी संकेत देना चालू कर देती है। डू नॉट प्रेजेंट विद द डायबिटीज कोमा, इंसुलिन नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड, ऐसे पेशेंट को इंसुलिन की रिक्वायर्ड
नहीं होती है। कुछ डायबिटीज के जो रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण ये ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे मेडिकेशन के कारण होता है, रेस के कारण होता है, स्ट्रेस जिन लोगों को बहुत होता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, 65 एज वालों को हो जाता है। अब ये इनएक्टिव एक ही जगह पे बैठे रहने वालों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए डायबिटीज की बीमारी पहले राजा महाराजाओं में होती थी, इसको राजा बीमारी बोलते थे। और इसी प्रकार से जब डायबिटीज को पुराने जमाने में ठीक करते थे तो क्या कहते थे, आप रंग का भोजन करना चालू कर दीजिए, आपका डायबिटीज क्योर हो जाएगा। यानी एकदम मान के चलिए खाने में सिर्फ एक रोटी बिना घी लगाई हुई, बिना किसी प्रकार से ऐसी चीजें आप जब इंटेक करेंगे तो कहीं ना कहीं जब ब्लड में जो हाई ग्लाइसेमिक खाना नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक वो कंट्रोल में रहेगा। प्रेगनेंसी के दौरान ही ऐसा हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ऑबिस हो जाता है, और फैमिली हिस्ट्री के कारण ऐसा हो जाता है। कुछ इसके जो सिम्टम निकल के आते हैं वो आप देखेंगे कि ब्लरी विजन हो जाता है। मैं इसके अंदर बहुत डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा फिर हो जाएगा, 8:42 ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे पेशेंट को क्या होता है, जब ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है तो किडनी भी फंक्शन बहुत ज्यादा तेज करेगी। जब तेज करेगी तो बार बार यूरिन होगा, और बार बार जब यूरिन होगा तो बॉडी को कहीं ना कहीं बार बार प्यास लगेगी, फीलिंग टायर्ड और इल। अब क्या, जो हमारी ऊर्जा को इकट्ठा करना था ब्लड से वो बॉडी तो इकट्ठा कर नहीं पाई, तो ऐसे पेशेंट को बार बार थकान लगेगी और इनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा। थोड़ा सा भी मान के चलिए वर्क कर देंगे तो उनको अंदर अंदर से फीवर का सा महसूस होना चालू कर देगा। रिकरिंग स्किन एंड गम, ऐसे लोगों की स्किन की भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, ड्राई रहेगा, इशी रहेगा। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, अचानक से वेट लॉस हो जाएगा। स्लो हीलिंग आउट और बरीज, ऐसे लोगों की जो हीलिंग्स होती है बहुत स्लो होती है। लॉस ऑफ फीलिंग इन द फीट एंड टैंगलिंग फीट, ऐसे लोगों को क्या होगा, टैंगलिंग फीट हो जाएगा, या तो उनके जो है उनके जो पैरों की जो फीलिंग्स होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। अब कुछ और चीजें, पॉली का मतलब कई बार या ज्यादा मात्रा में, पॉली का मतलब यूरिया का मतलब यूरिन जाना, यानी पॉली का मतलब बार बार यूरिन जाना। पॉलीडिप्सिया का मतलब उसको बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, वेट लॉस होना, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, और चेंजेस इन एलओसी। एलओसी का मतलब क्या था, लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, उसकी जो बॉडी में अलर्टनेस होना चाहिए, जो दिमाग में स्ट्रेंथ, जो हाजिर जवाबी होनी चाहिए, जो किसी भी चीज को लेकर अलर्ट रहता है, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। वीकनेस लगेगी, फैटीग होगी, और उसके जो ग्लूकोज इन यूरिन, अगर वो यूरिन करने जाएगा तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के यूरिन करने के बाद वहां पर चीटी या चीटा हो जाते हैं, तो ये भी इसका लक्षण है। अब ऐसे लोगों को चेक कैसे किया जाए, क्या यहां तक जो अभी मैंने बताया सभी लोग को क्लियर हुआ? क्या यहां तक सभी मित्रों को क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। आज उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा जो है समझ आया होगा इसका पूरा टेक्नोलॉजी, कि कैसे डायबिटीज मेलाइटिस होता है। अब इसका ऐसे लोगों को चेक कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए, डायग्नोस करने के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर, दूसरा है पोस्ट प्रेडेंशियल ब्लड शुगर, दूसरा है HbA1c, लिपिड प्रोफाइल टू डायग्नोज डिस्लिपिडीमिया, और दूसरा RBS कैन बी डन ओनली द पेशेंट फॉलो फॉर डायग्नोज टेस्ट आफ्टर ए मील। ये कुछ जो टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो होना कितना चाहिए, तो फास्टिंग सीरम ग्लूकोज होना चाहिए 110 के नीचे, तो ये नॉर्मल है। अगर 110 से 126 तक आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्री डायबिटिक स्टेज में जा रहा है, और 126 के ऊपर अगर पहुंच गया है तो समझ लीजिए बंदे को जो है डायबिटीज मेलाइटिस उसको हो चुका है। ये फास्टिंग ब्लड शुगर है। HbA1c उसका कितना होना चाहिए, तो मान के चलिए अगर 4 से 6 के बीच में है तो नॉर्मल फॉर दोज विदाउट डायबिटीज। 6.1 से अगर 7 के बीच में है तो टारगेट रेंज फॉर डायबिटीज है, और अगर 7 से ऊपर बढ़ रहा है तो उसका कंट्रोल नहीं है, वो जो मन करता है वो खा लेता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब इसको हम लोग कोई भी बंदा आएगा तो सबसे पहले उसको क्या करना है कि हमें उसका HbA1c चेक करना है, जो मैंने बताया था। और एक मैं आपको एक और ट्रिक दे दे रहा हूं, उसका फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कर लेंगे, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा।
और जो लोग ब्राइट फ्यूचर में सीरियस काम कर रहे हैं, दो तीन चीजें अपने पास आपको रखनी है। सबसे पहले ब्लड शुगर वाली मशीन रख लीजिए, अपने घर के भी काम आएगी। कोई भी पेशेंट आया, कोई भी चेक कराने आया, तो हम उसका चेक करके उसको बता सकते हैं। दूसरा, आपके पास HB1AC प्रोफाइल उसका निकाल लेंगे। और तीसरा है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल का मैंने एक शॉर्टकट जो है पिछली मीटिंग में दिया था, कि अगर उसके ट्राइग्लिसराइड में हम लोग HDL का भाग दे देते हैं, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल में सब कुछ निकल के आ जाता है, अगर वो 2 से ज्यादा है, सॉरी 3 से ज्यादा है, तो वो डायबिटीज मेलाइटिस की कैटेगरी में आ चुका है। इसको मैं भी ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, कैसे हम लोग उसको चेक कर सकते हैं लिपिड प्रोफाइल से। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ पर आपने क्या सीखा? डायबिटीज एक्चुअल कितने टाइप के होते हैं, कैसे होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैसे सिम्टम देता है, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए डायग्नोस का मैंने चीज बता दिया कि ये जो है फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, उसका जो है HB1AC प्रोफाइल कितना होना चाहिए। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इससे आपको क्लियर रहेगा, याद रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। तो ब्राइट फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके माध्यम से हम लोग लोगों को क्योर भी कर चुके हैं, और बहुत सारे टेस्टिमोनियल अभी आप लोगों के समक्ष आएंगे। मगर अगर हम बात करें कि ब्राइट फ्यूचर ने इतने शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर राधेश्याम शर्मा सर का। जैसे हमारे पास इसके लिए दो चीजें आती हैं, ऑरिका डायबिटिक पाउडर और डाई DF सिरप। इसमें क्या है, पूरा अगर जोड़ दिया जाए तो 47 इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स डाली गई हैं। और वो ऐसी चीजें डाली हैं, जितना भी आपने आयुर्वेद में सुना होगा, ये कहीं ना कहीं डायबिटीज मेलाइटिस में काम करती हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे इंसुलिन सेक्रेशन को बढ़ाती हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो है, मान के चलिए, जो सेल रजिस्ट कर रही है, उनको फिर से प्रेरित करती हैं एक्चुअल में हमारे उससे ग्लूकोज से बाइंड करने के लिए। तो ये ऐसा क्या करता है, इसको आप पढ़ेंगे तो बीटा सेल्स को प्रेरित करता है, पैंक्रियाज को लगातार इंसुलिन निकलवाने में मदद करता है। और MASTOP टाइप 1, वही टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 को रोकने में सहायक, और लगातार प्रयोग से शुगर शरीर में बराबर रखता है, और किडनी को खराब नहीं होने देता है। आप देखेंगे इस कंटेंट के बारे में, इसको आप काउंट करेंगे तो चाहे विजयासार हो, चाहे करेला हो, चाहे कुटकी हो, चाहे चिरायता हो, चाहे आपका शिलाजीत हो, इसमें सारी चीजें डाली गई हैं। और सीरप के साथ इसको बना इनबिल्ड किया गया ये कॉम्बो है। सीरप क्या करता है, उस रिजल्ट को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। तो अगर हम ये पेशेंट को देना चाहते हैं, इसका थोड़ा सा मैं दो तीन चीजें निकाला है, क्योंकि 47 चीजों को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो करेला क्या करता है, ये एक प्रकार से नेचुरल इंसुलिन होता है। यह हाइपोग्लाइसीमिक जैव रासायनिक पदार्थों से भरा हुआ होता है, जो ब्लड के शुगर लेवल में उतार चढ़ाव को मैनेज करने में सक्षम होता है। जैसे मैंने बताया था हाइपरग्लाइसीमिक, उसी का विपरीत है हाइपोग्लाइसीमिक। दूसरा है मेथी दाना। मेथी दाने का रोल क्या है, ग्लैक्टोमेनन मेथी के बीज के में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक कंपाउंड होता है। यह पाचन और कार्बोहाइड्रेट अवशोषण दर की कम करने में मदद करता है। वही मान के चलिए, ये हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को सही करता है। जामुन आपके शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को रेगुलेट करने और उसमें सुधार करने के लिए फायदेमंद होता है। यानी इंसुलिन के उत्पादन, इंसुलिन कम निकल रहा है, तो उसमें जामुन अच्छा रोल अदा करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं करेले का जूस बना के पीते हैं, जामुन बहुत खाते हैं, जामुन की चटनी बनाते हैं, जामुन का जूस पीते हैं। तो ऑलरेडी ये सारी चीजें हमारे में मिली हैं। आंवला क्या करता है, ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा आंवला आंवले में क्रोमियम होता है, जो इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में मदद करता है। विजयासार क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन और सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद करता है। विजयासार डायबिटीज के लक्षण जैसे बार बार पेशाब आना, अंगों में इन्फ्लामेशन होना, अधिक खाना खाने में सुधार करता है। गुड़मार, गुड़मार को अगर और देसी भाषा में तो इसको गुड़मार भी बोलते हैं। गुड़मार, गुड़ का मतलब मिठास, मार का मतलब मार देना। ये भी एक पत्ती होती है, चीनी को खत्म करने वाला गुड़मार का प्रचलित नाम है। इसमें फ्लोनोवेट जैसे कंपाउंड होते हैं, जो डायबिटीज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब इसके फास्टर रिजल्ट के लिए मैं आप लोगों को और तीन चीजें बता देता हूं। आप इसके साथ एलिक्सिर लगा सकते हैं, आप इसके साथ बेरी जूस लगा सकते हैं,
आप इसके साथ आस्टाजेंथिन लगा सकते हैं, आप इसके साथ स्टेम सेल लगा सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो शरीर है हर 3 से 6 महीने में नया हो जाता है। नया का इन द सेंस अगर बात करें, नया का इन द सेंस, एक आप सेल का देखेंगे, सेल की एक लाइफ होती है, उसके बाद वो फिर से क्रिएट होती है, फिर से डिस्ट्रॉय होती है। प्रोसेस हमारी बॉडी में लगातार 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 चलता रहता है। और आपने सुना होगा कि पैंक्रियास के अंदर बीटा सेल्स ही होती हैं, यानी बीटा सेल्स। उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको रिजुवनेट करने के लिए हम लोग स्टेम सेल का प्रयोग करवाते हैं, नोनी नोनी भी देते हैं, साथ में आस्टाजेंथिन भी देते हैं, जिसमें कैरोटीनॉइड की मात्रा भर भर की होती है। तो ये क्या करता है, हमारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उसको भी सही कर देता है। इंसुलिन अगर कम वो होता है तो इंसुलिन को भी सिक्रीज करने में मदद करता है, और ऐसे पूरे हमारी बॉडी के फंक्शन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है तो फिर अगले महीने इस मीटिंग को रिपीट कर देंगे। और मैंने इसको मोटी भाषा में मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया, क्या सभी लोग को समझ आया है या फिर से रिपीट कर दूं? क्या सभी लोगों को समझ में आया है? चलिए, सभी लोग को समझ में आया। मंजू मैम ने बोला है, पूछा है कि आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, अगर 3 मंथ प्लस की प्रेगनेंसी है तो आप दे सकती हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सभी लोग को समझ में नहीं आया। जिनको नहीं समझ में आया तो वो भी मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां तक रही ट्रेनिंग। अब मैं उन लोगों को इनवाइट करूंगा जिन्होंने ऑलरेडी डायबिटीज मेलाइटिस में रिजल्ट ले रखा है। बहुत सारे हमारे साथ ऐसे टेस्टिमोनियल भी हैं जो टाइप 1 में भी रिजल्ट ले रखे हैं। जिनको इंसुलिन लेना पड़ता था वो भी आज पूरी तरह से स्वस्थ है, फिट एंड फाइन है। तो मैं चाहूंगा, कैसे ऐसे कौन इतने लोग हैं या कौन सा ऐसा लीडर है सबसे पहले वो शुरुआत करके अपना जो डायबिटीज मेलाइटिस में मीडियम कितनी होती है लो ये बताएं। ये सर मैं अभी शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी 8:53 हो चुका है। तो कौन ऐसा लीडर है जो सबसे पहले डायबिटीज मेलाइटिस का टेस्टिमोनियल देना चाहता है? तो मैं उसको अनम्यूट करूंगा, और अपना जो भी उसने रिजल्ट ले रखा है उसको वो शेयर करेगा, जिससे अन्य लोगों को भी फायदा होगा। तो इसमें सौरभ कुमार, सौरभ शर्मा जी, रुद्र बारिक जी, अनिल कुमार सोनी जी। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं रुद्रा जी को, क्योंकि रुद्रा जी का नाम पहली बार आ रहा है। रुद्रा जी, देखिए आप तक मैसेज पहुंच रहा होगा म्यूट का, कृपया खुद को अनम्यूट करिए। देखिए जी सर, रुद्रा बिल्कुल। सर, मैसेज जी। हाँ रुद्रा सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, आपने हैंड रेस किया था टाइप कि आपके पास टेस्टिमोनियल है, या ऐसे ही हो गया? सर, ऐसे ही हो गया था। चलिए चलिए, अब जूम जब भी मीटिंग चले तो आप ख्याल रखें बटन वटन का। तो ठीक है, आप अनम्यूट म्यूट कर दीजिए खुद को। मैं इनवाइट करता हूं अनिल सर को। अनिल सर, आपका भी तो ऐसे नहीं था, या आप देना चाहते टेस्टिमोनियल? अनिल सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं अनिल सोनी बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बहराइच से। जी सर मैं टेस्टिमोनिया देना चाहता हूँ। जी सर। सर हमने कई लोगों को शुगर का ये डायबिटीज किट और अस्थाजेंटिक दिया था, तो जी इसका रिस्पांस तो लोगों को मिला है। सबसे बड़ा सबूत तो यह है सर जी कि हमारी बेटी को भी जो है 445 शुगर था, और हमने अपने ही इसी कंपनी का जो है, पहले तो मैंने बाहर से दवाई दी थी, लेकिन जब उससे ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला तो हमने अपना यही डायबिटिक किट और आस्थाजेंटिक हमने अपनी बेटी को भी देना शुरू किया। तो सर जी 1.5 महीने में 240 हो गया है। जी, बहुत बढ़िया। ये तो कमाल है गजब का डाइट का। बिल्कुल सर, एक महीने में ही 240 कर दिया। जी। और आज की मीटिंग में सर आपने हाइपर ग्लाइसीमिया या ग्लाइसीमिक इंडेक्स आपने समझ लिया। जी सर, हाँ समझ में आया सर जी। बिल्कुल। तो अब किसी भी पेशेंट के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो क्या खाना पीना खा रहा है उस पर जरूर नजर रखेंगे, और उसका एक डाइट चार्ट बना देंगे। और जी जी लोग जी सर।
उसको इंटेक कराएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो गए, फलियां वगैरह खिलाई जाती हैं, क्योंकि इनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। धीरे 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 ये बॉडी में ब्लड के शुगर लेवल में घोलते रहते हैं। तो ये सर, अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना खूबसूरत टेस्टिमोनियल सबसे पहले आपने घर पे रिजल्ट लिया, जी। और उसको जो है आपने कई लोगों प्रेजेंट तक। सर, प्रेजेंट टाइम में लगभग 7 लोगों को मैं ये शुगर किट दे रहा हूँ सर, डायबिटीज किट का मैं जो है दे रहा हूँ। और रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। हर महीने मैं खुद उनकी जांच करवाता हूँ कि जरा बताइए घट बढ़ रहा है कि ऐसे ही है, तो सबका रिस्पांस सर अच्छा मिल रहा है। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, अनिल सर। और अब मैं अनम्यूट करता हूँ गंगा प्रसाद जी को। गंगा सर, देखिए आप तक मैसेज पहुंच रहा होगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी, मुझे खुद डायबिटीज था सर, और मैंने पहले बाहरी दवा ले रहा था, लेकिन आयुर्वेदिक दवा ले रहा था और होम्योपैथिक। जी और जब से ब्राइट फ्यूचर में आया हूँ सर, तो यहाँ से मैंने कोई दवा अपने लिए यूज नहीं किया, सिर्फ ब्रासलेट पहना हूँ। जी और ब्रासलेट पहनने से मैं दवा भी बंद कर दिया हूँ, करीब 5 महीने हो गए। जी मैं कोई मेडिसिन नहीं लिया हूँ, सिर्फ ब्रासलेट कंटिन्यू पहनता हूँ 24 घंटे। जी। उसी से मेरा शुगर लेवल बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है सर। बहुत बढ़िया। तो आप लोग जी कनेक्शन हमारे कि ब्रेसलेट ने कैसे वर्क कर दिया। एक्चुअल क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी पोषण चाहिए वो कहीं ना कहीं ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। अब होता जी क्या है कि जब हमारा जो ब्रेसलेट होता है, ये क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करता है। तो हमारे बॉडी के वो अंग जहां पर पूरी तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा था, तो होता क्या कि ब्रेसलेट पहनने से वहां भी सर्कुलेशन फास्ट हो गया, जिसके कारण मान के चलिए हो सकता है सर के केस में पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स थी वो प्रॉपर सिक्रेशन नहीं कर रही थी, मगर ब्लड सर्कुलेशन सही होने की वजह से इनको डायबिटीज इनका कंट्रोल रहने लगा। थैंक यू गंगा सर। जी जी, ओके ओके, थैंक यू सर। और कौन सा लीडर है जो टेस्टिमोनियल देना चाहता है? सोमनाथ मौर्य जी। सोमनाथ मौर्य सर, देखिए आप तक मैसेज पहुंच रहा होगा। सबसे पहले जो भी टेस्टिमोनियल दे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर आ रही है एकदम। जी, गुड मॉर्निंग। मैं सोमनाथ मौर्य, मॉर्निंग सर। मैं फतेहपुर से बोल रहा हूँ। खागा मेरा गृह स्थान है, फतेहपुर जिले में। जी सर। और मैंने लगभग 5 से 7 लोगों को डायबिटीज से ठीक किया है। और वाह। ऐसे एक पेशेंट को मैंने ठीक किया है जिनका लगभग एक उनकी दाईं आंख अंदर घुसी, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा कि अंदर चली जा रही है। काफी दवा उन्होंने करा रखा था, लेकिन उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। मैंने जब से लगभग 7 महीने में मैंने कंट्रोल किया है, आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, उनका बिल्कुल शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर मैं बता दूं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझको भी इसका कुछ समझ में आया है। मैंने चेक कराया तो मैं भी लगभग 1.5 महीने से इसकी दवा ले रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया सर। आज की मीटिंग सर समझ में आई, एक्चुअल हाँ चीज कैसे होता है, क्या कारण है, हाँ सर, कैसे। बिल्कुल समझ में आई। मैंने इसके लिए तो कई एक किताबें मंगा के सर्च कर रहा था। जब मुझको पता जी चला कि मुझे शुगर लेवल थोड़ा सा मेरा बढ़ रहा है, मैंने कई जी। किताबें मंगा के इसकी पढ़ी, तो उसमें कुछ कुछ समझा। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कमी होती है, और हम अपने आप को कैसे ठीक कर रख सकते हैं, कर सकते हैं। ये सब चीजें सर क्लियर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस थैंक यू संदेश वेरी को सर दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए हम सर बिल्कुल कर्तव्यबद्ध हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम लोग को जो भी नॉलेज है वो सब तक पहुंचाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और यस सर। इम्पोर्टेंट ये कि हम लोग ऐसे सिस्टम में कि उसका बाय डिफॉल्ट हमें पैसा भी आए। जी ठीक सर, है, जी तो सर। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने टेस्टिमोनियल, ऑलरेडी 9 बज चुका है। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो चीज का भी नॉलेज दूं वो पूरी तरह से डीपली नॉलेज दूं, ताकि आप लोग भी, जो भी लीडर हमारे साथ 6 महीने तक कनेक्ट रहेगा, सारे जूम सेशन अटेंड करेगा, तो मेरा उद्देश्य यही कि उनको बिना डिग्री के डॉक्टर बनाना। कोई भी बीमारी होगी तो सबसे पहले वो डायग्नोस करना सीख जाएंगे, उसके कारण समझना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ।
मैं भी क्या कि किसी भी बीमारी के तह तक जाता हूँ, कई सारी चीजों का अध्ययन करता हूँ, तब जाके उसकी ट्रेनिंग तैयार करता हूँ, फिर आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। तो मेरा भी कि आप जूम जरूर ज्वाइन करें और कराएं, और जिससे क्या होगा, और साथ में एक डायरी भी बनाएं, और डायरी बनाएंगे प्रॉपर, एक प्रोफेशनल की तरह काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आना शुरू हो जाएगा। और मैं एक चीज जानता हूं, आपको आपके नॉलेज अगर आपको बढ़िया है ना, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, कोई भी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता है। तो सभी लोग एक प्रॉपर प्रोडक्ट की डायरी बनाएं, बढ़िया सी डायरी लेके आए, खरीद के आए। बात जो है, जब प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे और जब भी वो डायरी को आप पलटेंगे कि फला बीमारी है, ये क्या क्या कारण है, स्क्रीनशॉट आप जो जूम है उसके माध्यम से आप लिख लीजिए, इसके लिए क्या क्या दवा दे सकते हैं, कैसे वर्क कर सकती है, तो देखेंगे मजा ही कुछ दूसरा होगा। अब बात करते हैं कि हम लोग अभी जो 6 तारीख का इवेंट है, उस इवेंट के लिए दोस्त पूरी जान लगा देना है। आज हो चुकी है 23 तारीख, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। इन 2 दिन में हमें मैक्सिमम लोगों को पार्टिसिपेट कराना है। पार्टिसिपेट कराने के बाद लिस्ट भेजनी है सर को, ताकि उन लोगों के लिए पूरा महफिल सजाई जा सके, उन लोगों की जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो वो कराई जा सके। क्योंकि यह इवेंट आपकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत इवेंट होने वाला है, ये आपके लाइफ में सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। ये आप मान के चलिए, लाइफ में आपको दूसरी बार दूल्हा बनने का मौका भी मिलने वाला है, जितने भी टाइटल अचीवर हैं। तो जो लोग भी इस इवेंट में आना चाहते तो सबसे पहले कोशिश करें, अभी अपने पास 7 दिन है, 7 दिन में जो फ्रेशर है मिनिमम कोई ना कोई टाइटल, ब्रॉन्ज, सिल्वर, जो भी अपनी क्षमता अनुसार है वो आप टाइटल अचीव कर लें। अचीव करके जब आप 1000 लोगों के सामने जब स्टेज में जाएंगे तो माहौल ही कुछ और होगा। और मैं बात की गारंटी ले रहा हूं कि आप जो बन के जाओगे और पूरे दिन के बाद जो मशीन से आप निकलोगे ना, एक दिन भर के, आप वो नहीं रहोगे जो आप बन के गए थे। तो ऐसे इवेंट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं बड़ा बनना है तो हमें किसी ना किसी इवेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कोई इवेंट के माध्यम से जो 1000 लोग एक ही स्वर में एक ही बात बोलेंगे, ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। और हर आदमी कहीं ना कहीं लड़ रहा है, फाइट कर रहा है ब्राइट फ्यूचर के लिए, यानी सुनहरे अपने भविष्य को बनाने के लिए। तो ऐसा मौका अगर जिंदगी में आया है मेरा दोस्त, 800 नहीं, ऐसे मौके के लिए 8000 भी कुर्बान है। क्योंकि हम लोगों ने बैक में न जाने कितने पैसे बर्बाद कर दिए, कितनी सारी चीजें अपने कैरियर को बनाने में इन्वेस्ट कर दी, मगर ये एक मौका मिला है जहां पर हम लोग पार्टिसिपेट करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग का आज के जूम को अटेंड करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी ट्रेनिंग समझ में आई होगी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आपका दिन शुभ हो। हैव ए गुड डे ऑल ऑफ यू।